बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम जी बर्ड में अब आपको खुश आमदीद कहते हैं। और दुनिया में जहाँ बड़ी बड़ी और ख़बरें, वहाँ पर एक बड़ी ख़बर यह भी है कि भारतीय दहशत गर्दी का जो नेटवर्क है, अब वो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से होता हुआ अब कनाडा की सरजमीन पर जा पहुँचा है। और वहाँ पर जून में हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद भारत और कनाडा के दरमियान सफारती कशीदगी अरूज के ऊपर है। और ख़ास तौर पर यह कशीदगी उस वक्त सामने आई जब कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामेंट में खिताब करते हुए हरदीप सिंह नजर के कत्ल के हवाले से अहम इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि कैनेडियन तहकीकाती एजेंसियाँ इस बात की तहकीकात कर रही हैं कि लिंकेजेस हैं बिटवीन द एजेंट्स ऑफ इंडिया एंड दिस मर्डर, यानी इस कत्ल में। उसके बाद सफारती कशीदगी एक और टर्न लेती है और कनाडा जो है ऑटवा से भारतीय सफारतकार को फौरी तौर पर निकल जाने का हुक्म देते हैं। ये सफारतकार नहीं था बल्कि कवर अप में भारतीय खुफिया अदारे रॉ का वहाँ का स्टेशन चीफ था और यही हरदीप सिंह नजर के कत्ल में मुलव्वस था। इसके रिएक्शन में इंडिया ने नई दिल्ली से कैनेडियन सफारतकार का इनखला किया। उसके बाद से ये मामला इस वक्त बैनुल-अक़वामी ज़राए ब्लॉक की जीनत बना हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसके ऊपर बड़ी जो है इंतहाई तहलका खेज रिपोर्ट शाया की। और उसके साथ साथ हरदीप सिंह नजर के कत्ल के हवाले से दुनिया की 5 टॉप की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो 5 के नाम से इंटेलिजेंस अलाइंस है, उसके अहदेदार ने भी इस बात की तस्दीक की है कि हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारतीय खुफिया अदारे का हाथ है। आज इस मौजू पर और इससे जुड़े हुए निकात, इसी इशू को वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की साइड लाइन्स में अपनी मीटिंग्स में कौंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस से अपने ख़िताब में, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने ख़िताब में मसले कश्मीर, भारतीय दहशत गर्दी और तमाम तर चीज़ों का जिक्र किया। इस पर आज बात करेंगे हमारे पैनलिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब, सीनियर दफ़ाई तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल गौरी साहब, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं, आलमी हालात पर गहरी नज़र रखते हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर वक़ार हसन साहब, बहुत तहलका मच गया और चंद हफ्तों के अंदर अंदर, और पहले तो इंडियन टेररिज्म का शिकार सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, जनूबी एशिया में दीगर ममालिक भी थे। अब ये टेरर नेटवर्क इंडिया का आहिस्ता आहिस्ता पहुँचता गया है कनाडा में। और कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि ये कत्ल जो है कैनेडियन सरजमीन के ऊपर कनाडा की सॉवरेनिटी, उसकी हाकमियत की खिलाफ वर्जी है, ख़ुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। तो एक तो हमें यह बज़ाहिर नज़र आता है कि जो मकतूल सिख लीडर हैं वो खालिस्तान के बहुत सरगर्म कारकुन थे, बहुत सरगर्म लीडर थे। और आखिर इंडिया जो है ये क्या इससे हासिल करना चाहता है, जिसे तो अब हम कहते हैं बैनुल बर्रे आज़मी भारतीय दहशत गर्दी। वक़ार साहब, एग्जैक्टली आई थिंक अगर आप इंदिरा डॉक्ट्रिन देखें जो आई थी आई थिंक अर्ली 80s में जी, उसके बाद आपने देखा कि रॉ वाज बेसिकली टास्क और ऑल आई थिंक जो इनके बेसिस हैं टू मेनली जो इंदिरा डॉक्ट्रिन वाज मेनली के साउथ एशिया में जो नेबर्स हैं यू विल हैव बेसिकली इधर इंडियन कंट्रोल या इंडियन इन्फ्लुएंस होगा उसमें साउथ एशिया में। सो उसमें फिर श्रीलंका में आ जाता है टेररिज्म, देन यू हैड अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर आपको कुलभूषण वगैरह पर, सो इट्स अ कंटिन्यूटी ऑफ दैट पॉलिसी। फिर जैसे जैसे इंडिया का इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्लाउड और आई थिंक जो डिप्लोमेटिक क्लाउड उसने ग्रो किया, नाउ इट्स बिकमिंग इंटरनेशनल। तो टास्किंग वही है, द ओनली डिफरेंस इज दैट नाउ इन दे आर डूइंग इट टू अ वेस्टर्न कंट्री, जिसके अंदर जो अभी प्रूफ लाइक 5 का जस्ट मेंशन के 5 जो ममालिक हैं इंग्लिश स्पीकिंग, यू हैव बेसिकली यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। अच्छा, उसके अंदर फिर 21 एजेंसियां एक्चुअली, इसके अंदर फिर 21 एजेंसीज एक्चुअली सपोर्ट, मेनली इट वाज फॉर सिक इंटेलिजेंस जो ईवसड्रॉपिंग करती थी, बट नाउ इट्स अ ह्यूज नेटवर्क। और जो भी आई थिंक प्रूफ्स दिए गए हैं इसमें 5 आइज की पूरी इनपुट शामिल है, ऐसे नहीं है कि कैनेडियन 5 आइज की इनपुट शामिल है। और आहिस्ता आहिस्ता ही फिर चीज़ें सामने आएंगी, बिकॉज डेफिनेटली लाइक टू यू नो इसमें इंडिया को अकाउंटेबल करें, लेकिन उसमें बायलैटरल रिलेशन पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। फिलहाल कनाडा ने इस पे आई थिंक वो लिया है, लेकिन आई थिंक इसमें वरीसम चीज़ ये है कि यू हैव मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्वॉल्व इन इट, बिकॉज एम्बेसी इन्वॉल्व है, देन यू हैव रिसर्च एनालिसिस विंग, सो दैट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो एनएसए का ऑफिस इन्वॉल्व है। तो अगर एनएसए का ऑफिस या और जयशंकर इन्वॉल्व थे और मोदी साहब इन्वॉल्व हुए थे, सो इन केस द इंक्वायरी स्टार्ट्स और इसकी लेट से जो रूट पे जाते हैं तो मे बी देन इंडियन सीनियर हायरार्की कम्स इनटू यू नो फोकस और इट कैन बिकम अ वेरी बिग चैलेंज। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल गौरी साहब, आपने जो है वो वक़ार साहब की भी बातें सुनी,
आप क्या समझते हैं कि ये इंडिया अपने आप को ग्लोबल पावर रिकग्नाइज करवाना चाह रहा है, खालिस्तान सिख को क्रश कर रहा है, लेकिन ग्लोबल पावर को रिकग्नाइज कराते हुए ये तो उसका टेररिज्म का फेस रिकग्नाइज हो गया है। ये जिस तरीके से उन्होंने कनाडा में ये कार्रवाई की है, एक तो जून में कार्रवाई हुई और दूसरी फिर 20 सितंबर को एक और सिख को तय कर दिया गया है। जी डॉक्टर साहब। जी, मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंडिया जो है ना अपने इकोनॉमिक मसल के बाद अब डिप्लोमेटिक मसल को शोकेस करवाना चाह रहा था। जैसे अभी G20 की वहाँ पर समिट हुई है और उन्होंने बहुत बड़े तरीके से दिखाया है कि हमने शोकेसिंग की है कि इंडिया बहुत बड़ा है। शाइनिंग इंडिया का किसी ज़माने में एक नारा लगा करता था। लेकिन आप समझ लें कि बिल्कुल ऐसे ही है कि खासों की महफिल में अगर एक आम चला जाए ना तो वो शोदेपन का, इंडिया ने शोदेपन का मुजाहरा किया है यहाँ पर। अब इतनी जल्दी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो बड़े वेस्टर्न ममालिक हैं, स्पेशली जो नेटो के मेंबर्स हैं, उन नेटो की मेंबरशिप के साथ अगर आपने इतने बड़े पॉइंट पे जाकर पंगा लेना है तो आपकी उतनी ही स्ट्रांग बैकिंग होनी चाहिए थी। अच्छा, इसके बारे में दो पर्सपेक्टिव हैं। एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि इंडियंस आर टेस्टिंग वाटर्स एट दिस टाइम, इसीलिए वो एग्रेसिवली प्ले कर रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम हमें अपना डिप्लोमेटिक मसल शो करने का मौका मिला है। देखते हैं इस पे कनाडा, अमेरिका, यूरोप के कंट्रीज कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने अचानक ही अपने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए हम बहुत बड़े हो गए हैं, ऐसा नहीं है। तो इस बड़ेपन का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को भी अपनी स्ट्रेंथ शो करनी होगी। ये बड़ा आम नुक्ता है कि पाकिस्तान के पास क्या डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं। अच्छा, इस वक्त जो दुनिया है दो बड़े पॉइंट्स पर चलती है। एक तो ऑफ कोर्स जैसे अमेरिकन पार्लेंस में कहा जाता है, इट इज इकोनॉमी स्टूपिड। जी, हर चीज इकोनॉमिक प्रिज्म से देखी जाती है। और दूसरा कहते हैं कि परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। पहले तो हम ये कहते हैं परसेप्शन इज द रियलिटी। नो, परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। एंड व्हाट इज द परसेप्शन? परसेप्शन इंडिया की यही ना, वही शाइनिंग इंडिया है, बिग है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, इतने 1000 बिलियन की जीडीपी है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने जा रही है। तो उस पर्दे के पीछे इंडिया जो कुछ कारनामे कर रहा है, मकरू चेहरा है, वो नजर नहीं आ रहा। इसकी एक और भी बड़ी वजह है। उसकी बड़ी वजह ये देखिए कि इंडियन डायस्पोरा जो है वो दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में बैठा हुआ है। चाहे वो आईटी के ऑर्गेनाइजेशन सिलिकॉन में देख लें, चाहे आप सिलिकॉन वैली में देख लें, चाहे आप आईएमएफ में देख लें। आईएमएफ की जो डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इंडियन ओरिजिन की है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इंडियन नहीं, वो तो कहते हैं कि पाकिस्तानी ओरिजिन भी शामिल है इसमें, बिकॉज़ हिज फादर माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तानी साइड। एट दैट टाइम इट वाज द अनडिवाइडेड इंडिया। जी, ब्रिटिश इंडिया। अच्छा, उसमें हमारा भी क्लेम है। लेकिन चूंकि वो हिंदू ओरिजिन से बिलोंग करते हैं तो इंडियंस उनको अपने साथ ट्रीट करते हैं। बट ये देखिए कि इस तरह मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दुनिया की जो बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें इंडियन डायस्पोरा का एक लार्ज हिस्सा मौजूद है। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है पाकिस्तानी साइड से और मुस्लिम वर्ल्ड से कि हम अल जजीरा के अलावा दुनिया को कोई एक बड़ा क्वालिटी का टीवी चैनल क्यों नहीं दे सके। टीआरटी कुछ अरसे सामने आया था, हमने पीटीवी वर्ल्ड को भी चलाने की कोशिश की, लेकिन बिकॉज ऑफ द क्वालिटी इश्यूज वो उसको नहीं ले जा सकते। जी नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं हम एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदेद और हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। इस वक्त इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? चूँकि पहले तो पाकिस्तान बात करता था तो आलमी बरादरी जो है वो ज़रा डाउटफुल हो जाती थी, इसको पाकिस्तान के नुक्ते नज़र को प्रोपेगेंडा समझती थी। लेकिन अब रियलिटी आ चुकी है तो ट्रूली एक्सपोजिंग इंडियन टेररिज्म पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ अब तो कोई जिसे कहते हैं ना कोई गुंजाइश है ही नहीं, पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है। जी, आई थिंक एनवायरनमेंट इज कंडूसिव। बात वो ये कि बेसिकली इट वाज वेस्टर्न हिपोक्रेसी कह लें या इंडिया का क्राउड, तो उसमें पाकिस्तान के ऊपर जब होता था तो बात नहीं होती थी नेचुरली। नाउ आई थिंक दिस इज द टाइम कि आप रेजोनेट कर सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर में आई थिंक इसको लिंक करने की कोशिश की है। मीडिया कैन प्ले अ रोल, फिर आपके डिप्लोमेट्स हैं एंड देन यू प्रूव इट कि जी वी हैव बीन विक्टिम ऑफ टेररिज्म।
और उसके अंदर वी टुक द डॉजियर्स इन शर्मल शेख, फिर हमने कुलभूषण का केस इंटरनेशनल कोर्ट्स में लेके गए, लेकिन वहाँ पे उस तरीके से पहले इंडिया पहुंचा, फिर लेकिन पाकिस्तान ने स्ट्रांगली डिफेंड किया। तो दिस इज द टाइम आई थिंक वी कैन देन कोलैबोरेट एंड व्हाटएवर एविडेंस वी हैव, लाइक कराची में किलिंग हुई है, इसी तरह इन्होंने पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी दहशतगर्दी जो है इसमें इंडिया के प्रूफ्स हैं, तो वी कैन शेयर। गुड थिंग इस केस के अंदर अब सिख कम्युनिटी जो है डायस्पोरा, वो कश्मीरी डायस्पोरा, इवन आज आई थिंक जब इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए इंडिया के, तो दे वर टुगेदर, एंड देन इज पाकिस्तानी डायस्पोरा, सो दे कैन कंबाइन, तो एक्सटर्नली और इंटरनली आप साउथ एशिया में प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। तो दूसरा मुझे ये बताइए वकार साहब कि आप सिक्योरिटी और इन तमाम इश्यूज़ पे गहरी नज़र रखते रहें। इंडिया ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ लपेटा जाए। जब भी कभी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है फिर पाकिस्तान को इम्प्लीकेट करते हैं उसमें। और आपने देखा 3 साल से बढ़ के अरसे में पाकिस्तान ने FATF में बहुत सख्त वक्त गुजारा और बहुत एश्योरेंसेस, बड़ी तब्दीलियाँ की, लेकिन अब FATF के जो रुकन ममालिक हैं उनको तो नज़र आना चाहिए कि इंडिया तो अब डायरेक्टली इन्वॉल्व है टेररिज्म में, और टेररिज्म में इन्वॉल्व है, और ऐसे कैनेडियन सरजमीन पे कत्ल नहीं होते, वहाँ पे फाइनेंसिंग की होगी, कातिल हायर किए होंगे, तो ये टेररिज्म की फाइनेंसिंग भी हुई फ्राम साउथ एशिया टू कनाडा। तो आप कैसे देखते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान के पास एक ये भी ऑप्शन हो सकता है कि टू सबमिट अ डोजियर टू FATF एक्सपोजिंग इंडिया? आई थिंक दिस इज अगेन वेरी सिग्निफिकेंट। दो फोरम है जिस पे आई थिंक इसको ले जाया जा सकता है। FATF वाज बेसिकली फॉर टेरर फाइनेंसिंग, एग्जैक्टली, और उसमें इंडिया बहुत बड़ा चैंपियन है उसका, बिकॉज दे यूज्ड टू फंड इट। लेकिन FATF हर कंट्री का ऑडिट करती है, यू हैव टू बी मेंबर ऑफ द FATF। तो इंडिया का ऑडिट जो आई थिंक कोविड की वजह से डिले हुआ था, उसमें आई थिंक दिस थिंग कैन बी इंजेक्टेड। दूसरा ICC है, आई थिंक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स, इफ इट इज प्रूवन कि जी देयर लेट्स से स्टेट वाज इन्वॉल्वड, इट बिकम्स आई थिंक अ ह्यूज थिंग टू एक्सप्लॉइट। तो उसमें वी कैन डेफिनेटली हेल्प द वेस्टर्न कंट्रीज आल्सो, एंड ये दो बड़े फोरम हैं जिस पर जाके इंडिया को एक्सपोज किया जा सकता है। जो इस्लामोफोबिया के ऊपर एक टीवी चैनल बन रहा था उर्दगान साहब, और That was a non-starter. That was a non-starter, उसमें मलेशियन लीडरशिप भी थी, और सर वो क्यों नहीं बन वो एक सका? और डिबेट है, उसमें फिलहाल जाना नहीं चाहता, उसमें हमारी बहुत सारी कमियां सामने आ जाती हैं। बट हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि दुनिया जो है वो इस वक्त नॉलेज पर है, इकोनॉमी पर है और मीडिया पर है। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। यस। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इन तीनों एरिया में लैग कर रहा है। हमारी जो इकोनॉमी, मैं इस वक्त इकोनॉमी में हम लेक्चर देने नहीं बैठे हैं, लेकिन आप अंदाजा लगा लें, तो है बेसिक लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि हमारी अगर 20 से 25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है, और इंडिया की अकेले की कनाडा को एक्सपोर्ट 5 बिलियन डॉलर की है, और उनका ट्रेड वॉल्यूम 9 to 10 बिलियन डॉलर्स का है, तो क्या उस पे उनकी हो सकती है मौजूद उतनी प्रेफरेंस हो सकती है? कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। दूसरा ये देखिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में इस वक्त आ रही है वो रफली 50 बिलियन डॉलर की है, और कैनेडियन साइड से उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 0.5% है। तो मैंने जैसे कहा ना कि या तो उन्होंने शोधेपन का मुजाहरा किया है, या इंडियंस ने टेस्टिंग वाटर के लिए एक बड़ी कैलकुलेटेड मूव की है। इस कैलकुलेटेड मूव में आप ये देखिए कि जो सफरिंग हो रही है असल में वो इंडियन स्टूडेंट और डायस्पोरा की हो रही है। ट्रू। एवरी 7th इंडियन स्टूडेंट इज इन कनाडा। Every 7th Indian student is in Canada and also in the US. Yes, but हर 7वां, मतलब तकरीबन 16% इंडियन स्टूडेंट की जो पॉपुलेशन है वो कनाडा में मौजूद है। इस वक्त 1.5 से 2 लाख जो है, तकरीबन 37% जो इंडिया का कनाडा का स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम है वो इंडियन डायस्पोरा से फिल होता है। 2 से 2.5 लाख? जी नहीं, तकरीबन 1.5 से 2 लाख। 1.5 से 2 लाख पर एनम। हाँ, इसी तरह से इस वक्त तकरीबन 1.4 मिलियन इंडियन डायस्पोरा के जो रजिस्टर्ड रेजिडेंट्स हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें से मज़े की बात यह है कि अराउंड 7.9 मिलियन जो हैं वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन देयर। अब इंडिया ने ये क्यों किया? कैलगरी, वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में तो बहुत ज्यादा है। अब ये सोचना है कि इंडिया ने ये क्यों किया। इंडिया ने ये इसलिए किया बिकॉज वो अंग्रेजी का मुहावरा है ना कि निप द इविल इन द बड। कुछ अरसे से खालिस्तान की जो हुकूमत के हवाले से जो अपराइजिंग हो रही थी वो कनाडा से ही उठ रही थी। अगरचे उसमें यूके में भी आ रहे थे, अमेरिकन में भी हो रहे थे, फ्रांस में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहे थे, बट जो लीड रोल प्ले कर रहा था वो कैनेडियन डायस्पोरा जो कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है। सिख इंडियन पंजाब में ये कहा जाता है कि अगर आप सिख हैं और कनाडा नहीं गए हैं तो आप असली सिख नहीं हैं। जिसमें मीरपुर वाले बरतानिया नहीं गई तो जी बिल्कुल ऐसा ही है।
सो इसको इस एंड पर्सपेक्टिव से देखिए। उन्होंने कहा कि इस मसले को आज ही खत्म किया, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने पहले बात की ना कि ये एक इंदिरा डॉक्ट्रिन थी कि खालिस्तान मूवमेंट को उस वक्त, जैसे आपको याद होगा कि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, जिसमें संत जरनैल सिंह भंडरावाला को मारा गया था 1986 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके बाद खालिस्तान मूवमेंट बिल्कुल कुचल दी गई थी। और उसका हालांकि खमियाजा भुगतना पड़ा था इंदिरा गांधी को बाय हर डेथ, क्योंकि उसके अपने ही 2 कमांडोज ने उसने उनको मार दिया था, बट खालिस्तान मूवमेंट दब गई थी। अब देखना है हमारे पास क्या ऑप्शन है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी वीकनेसेस मौजूद हैं, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, हमारा डायस्पोरा नहीं है। देखिए यही तो मैं कह रहा हूं, तो इंडिया को ट्रूली एज ए टेररिस्ट स्टेट एक्सपोज करने में इस वक्त अपॉर्चुनिटीज है, मौके हैं। मैं बताता हूं अपॉर्चुनिटी क्या है। देखिए ना, इस वक्त अगर तकरीबन 1.5 लाख इंडियन स्किल्ड नेशनल प्रोग्राम में हर साल जा रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस पैट एक बड़ा गैप क्रिएट हुआ है। जी, जो गैप ये क्रिएट हुआ है, अब चूंकि वो एक दूसरे को वीजा इशू नहीं करेंगे एटलीस्ट फॉर सम टाइम, 6 मंथ, ईयर, 1.5 साल, 2 साल, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इदारों को इसमें मेहनत करने की जरूरत है, एफर्ट करने की जरूरत है कि अपने बच्चों को, अपने बच्चों को, IT ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हैं। देखिए हमारे पास बहुत क्वालिटी के लोग हैं, देखिए हमारे पास टीचर्स हैं, IT इंजीनियरिंग है, हमारा बैंकिंग प्रोफेशन बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्वालिटी के लोग मौजूद है, एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा है, नर्सेज हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ यह है कि गवर्नमेंट में ये जो मिस गवर्नेंस के मसाइल हैं, इनसे हटकर टारगेटेड अप्रोच की जाए। अभी ये देखिए कि जापानीज गवर्नमेंट में, आई एम पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन, जापानीज गवर्नमेंट ने कहा है कि अगले 5 साल में हमें दुनिया भर से तकरीबन 5 मिलियन अफराद चाहिए, और वो पाकिस्तान की तरफ बड़ी ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं, बिकॉज ऑफर की होगी, यस, लेकिन यहाँ वो रेड टेपिज्म का शिकार हो गई, फाइल दब गई। हाँ, जब मैं कहता हूं कि ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारी 60% पॉपुलेशन है वो लेस देन 40 इयर्स है, उनकी एजिंग पॉपुलेशन है। इसी तरह से जर्मन गवर्नमेंट ने और यूरोपियन यूनियन ने हमें कहा है कि हमें भी 5 लाख लोग अगले 7 से 8 साल में चाहिए। ये टाइम है हमारे पास अपने डायस्पोरा को इंक्रीज करने का। जब वो वहां पे जाएंगे तो हमें रेमिटेंसेस भी भेजेंगे, और हमारी कमी पूरी होगी, डॉलर की कमी भी पूरी होगी, और लिंकेजेस बनेंगे, क्लाउड हमारा बढ़ेगा, हमारे लोग जब वहां पे बैठे होंगे तो उनका दिल तो पाकिस्तान के साथ धड़कता है ना जी, और ना इंडिया से मुकाबला भी करेंगे, कश्मीर की रैलीज में भी आएंगे। बिल्कुल, ये वो पॉइंट है कि जिसमें गवर्नमेंट को एक जगह पे बैठकर 2-3 इदारों को काम करना। नंबर 1 हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और उसके नीचे मौजूद है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन। नंबर 2 हमारे स्किल के जो इदारे हैं, जिनको हम नैवटैक कहते हैं, उनको करना है। और नंबर 3 लैंग्वेजेस, जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस है। इन 3 इदारों की कोलैबोरेशन से आप टारगेट सेट करें कि हमने अगले 6 माह में 50,000 से 1 लाख लोग जो है वो हमने दुनिया में भेजने हैं। ये तो आपने बड़ा अहम नुक्ता, पाकिस्तान में तो जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं, लेकिन ये जो आपने कहा जर्मनी, जापान, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स में तो हर दूसरा तीसरा इंडियन डॉक्टर है। आखिर रुकावट क्या है? फिर इंडिया का मुकाबला भी हमने करना है, देखिए कहाँ ऑब्स्टिकल्स कहाँ है? रुकावट ये है कि वहां पर इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है, इनकरेज करती है, फैसिलिटेट करती है अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए। हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं उसमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट तकरीबन ना होने के बराबर है। इंडिविजुअल से लोग अपनी हिम्मत करते हैं, अपनी मेहनत पे प्राइवेट कंसल्टिंग फर्म्स के जरिए जाते हैं, अपनी स्कॉलरशिप्स विन करते हैं। आप ये देखिए कि शिवनिंग का, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है स्कॉलरशिप का, वो पाकिस्तान के लिए है। सेकंड लार्जेस्ट जो प्रोग्राम है यूएस गवर्नमेंट का, फुलब्राइट का, वो पाकिस्तान के लिए है। सबसे ज्यादा स्कॉलर्स जाते हैं, सेकंड नंबर पर है, पहले इंडिया पर है। द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ हंगेरियन स्टिपेंडियम जो है वो पाकिस्तान के साथ है। कॉमनवेल्थ का थर्ड लार्जेस्ट हमारे पास है। लेकिन हमारी सरकार जो है ना, अनफॉर्चुनेटली वो कहीं गधे घोड़े बेचकर सो रही है। तो असल प्रॉब्लम जो है वो गवर्नेंस के हवाले से। मैं अक्सर आपसे पहले भी अभी बात कर रहा था कि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट आ जाए, मार्शल लॉ आ जाए, डेमोक्रेसी आ जाए, पीटीआई आ जाए, PMLN आ जाए, आसमान से फरिश्ते उतर के आ जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा हम आपने नुक्ता गवर्नेंस के हवाले से अगर हम बात करें, तो फिर चूंकि इस वक्त हमारा फोकस इंडिया के ऊपर है और इंडिया को एक्सपोज करना है, अगर हम रिफॉर्म्स लाएंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, हमारे स्किल्ड और ग्रेजुएट तलबा बाहर भी जाएंगे, रेमिटेंस भी आएंगे। गवर्नेंस की बात करें तो हर आने वाली गवर्नमेंट, जिसे हम कहते हैं एवरी सक्सेसिव गवर्नमेंट, ने रिफॉर्म्स शुरू की। इशरत हुसैन साहब की रिफॉर्म्स आई, बड़ी और रिफॉर्म्स आई, तो रिफॉर्म्स के जरिए ही तो बेहतरी आती है। इंडिया ने भी कुछ रिफॉर्म्स करी हैं। देखिए, इंडियन जो रिफॉर्म स्टार्ट होती है वो मनमोहन सिंह के एरा से स्टार्ट होती है, इक्तिसादी रिफॉर्म्स में, जब उन्होंने कहा कि हम सोशलिज्म से छुटकारा पाकर
हम कैपिटल इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। True. और ये भी याद रखिए कि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। इससे सबक ये मिलता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की जरूरत नहीं होती है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। उसके पीछे नरसिम्हा राव खड़े थे और उसके बाद 10 साल का टेन्योर खुद मिला है मनमोहन सिंह साहब को। पाकिस्तान में क्या है जो आपने रिफॉर्म की है, ये जो अशरफ हुसैन साहब जो हैं वो 10 साल मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के साथ रहे तो है, हेवीली फंडेड, वर्ल्ड बैंक फंडेड रिफॉर्म्स, लेकिन वो कोई रिफॉर्म हुई नहीं है। उन्होंने कुछ पॉलिसी पेपर्स बने थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन वो अवाम के सामने उस तरह से नहीं आई, ना ही वो रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हो सकी हैं। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदेद और हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। प्राइम मिनिस्टर हमारे अगरचे के केयर टेकर हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा फोर्सफुली पाकिस्तान का बयानिया कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के अंदर जो इंडियन टेररिज्म है उसके ऊपर, और फिर उन्होंने लफ्ज़ जेनोसाइड का यूज़ किया कि जिस तरीके से इंडिया जेनोसाइड कर रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर, और फिर इंडियन जो ट्रू टेररिस्ट फेस है उसका, उसके ऊपर भी उन्होंने, और जो साइड लाइन पे मीटिंग कौंसल फॉर फॉरेन रिलेशंस में बहुत ज़ोरदार तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, उसे आप कैसे देखते हैं? आई थिंक उसमें तो 10-12 बड़े फोकल पॉइंट्स थे, स्टार्टिंग फ्रॉम एनवायरनमेंट, फिर कश्मीर जेनोसाइड पे बात की उन्होंने, जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इकोनॉमी पैक्ट, SIFC, डेवलपमेंट, देन ऑफ कोर्स कोल्ड वॉर में हम नहीं जाना चाहिए, वी वॉन्ट बी बिकमिंग पार्ट ऑफ द कैंप्स, लेकिन आई थिंक कश्मीर के ऊपर इंडियन जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी उसके ऊपर आई थिंक बड़ा फोर्सफुली इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया, और इसलिए कि इस वक्त इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी कंड्यूसिव है। अगर आप जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट देख लें तो अगर 10 स्टेजेस हैं तो इंडिया 9.5 स्टेज पे पहुंच चुका है, नाउ दे आर जस्ट डिनाइंग इट। सो आई थिंक इट वाज अच्छा, उन्होंने बड़ा आर्टिकुलेट तरीके से इस चीज़ को जो है आई थिंक बयान भी किया और इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया, एंड वी नीड टू देन नाउ फॉलो अप इन मीडिया, फिर आई थिंक हमारे डिप्लोमेट्स हैं या बाकी जो लेट्स से थिंक टैंक्स हैं उसके अंदर इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। आप आपसे ये पूछेंगे कि आलमी बरादरी कब तक हिंदुस्तान के इस टेररिस्ट फेस को कवर करती रहेगी इन द नेम ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी? जी, ये इंटरेस्ट तो उनके आई थिंक बड़े आई वुड से क्रिटिकल है। इट्स नॉट ओनली लेट्स से इकोनॉमिक इंटरेस्ट या मार्केट है या दैट्स से दे आर कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी, उसके अंदर जो जियो स्ट्रेटेजिक आई थिंक अलायंसेस बन रही है, लाइक एशिया पिवट में इंडिया हैज अ पिवटल रोल जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। देन ऑफ कोर्स अभी नए कॉरिडोर्स की बात हो रही है, इंडिया मिडिल ईस्ट एंड कनेक्टिंग इट विद यूरोप, सो वो भी आई थिंक दे हैव टू सी इट, बट आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ बैलेंसिंग एक्ट जिसके अंदर अगर इंडिया एग्री करता है सो देयर कैन बी लिमिटेड इन्वेस्टिगेशंस और मे बी अ लोअर लेवल कार्डर जो है उसमें कुछ ऑफिसर्स को पेनलाइज कर दिया जाए। अदरवाइज कनाडा ने जो स्टांस लिया है आई थिंक बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर रेस्ट ऑफ द फाइव आइज टू नॉट टू सपोर्ट देम, सो इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। और इंफॉर्मेशन डोमेन में बड़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई हो रही है बिकॉज नाउ इट्स कनाडा वर्सेज इंडिया, और इंडिया ने आई थिंक थ्रेटन भी किया है कि जी हमारे इतने लोग जाते हैं तो दे पे डॉलर एंड ऑल दैट। किसी इंडिया के स्कॉलर ने न्यूक्लियर अटैक की भी थ्रेट की है, वो जरा बताइए। आई थिंक देयर इट्स वेरी वेरी इस कदर वो पागलपन की हद तक पहुंच चुके हैं। तो मैं वही कह रहा था कि दिस मैड पीपल एक्चुअली वांट मैड, दे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, बट आई थिंक इट्स मोर ऑफ गिमिकरी एंड थ्रेटनिंग। अदरवाइज लुक एट द पावर जो वेस्ट के पास है, आई डोंट थिंक सो। और इंडिया को भी सोचना चाहिए कि इधर यू आर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न अलायंस या आप यूरेशिया का हिस्सा हैं, और ये जो आई थिंक डबल टॉक है या आप लेट्स से दोनों तरफ खेलते हैं, सो आई थिंक ये नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल मीडिया क्यों भारत को मोर स्पेस देता है और पाकिस्तान को स्पेस नहीं मिलती? देखिए, आप हैं मीडिया में बैठे हुए, मैं आपसे सादा सा सवाल करता हूं। कीजिए, सादा सा कीजिए। आपसे सादा सा सवाल करता हूं, आपको कंटेंट खुद बनाना पड़े और कोई आपको कंटेंट बनाकर दे दे, किसको प्रेफर करेंगे? वाह, ये तो वाकई बड़ा सादा सा सवाल है। तो आप अपना कंटेंट बनाकर डालें ना मार्केट में। कंटेंट खुद बनाना होगा नाजरीन। मीडिया में कहते हैं कंटेंट इज किंग। किंग, वाह, ये वो दोबारा नशर, कंटेंट इज किंग।
तो इंडियन जो मीडिया के लोग हैं वो कंटेंट बनाकर मार्केट में फेंक रहे हैं। ये जो आपने 5000 IT माहिरीन की बात की, उनको Yes. आप मोटिवेट करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट देंगे। हाँ। वो कंटेंट मार्केट में फेंकेंगे, और कंटेंट भी जो उस मीडिया की रिक्वायरमेंट है, इंस्टाग्राम की अपनी रिक्वायरमेंट है, टिकटॉक की अपनी है, ट्विटर की अपनी है, फेसबुक की ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जो कंटेंट मार्केट इस वक्त मौजूद है, इसको हमने एक्सप्लॉइट करना है। हमारे पास टीम मौजूद है, हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। देखिए पाकिस्तान में कुछ 5 पॉजिटिव पाकिस्तान के आपको अगर आज बता दूं, सबसे बड़ा पाकिस्तान का सर्विसेज स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है वो बहुत शानदार है माशाल्लाह। सर्विसेज स्ट्रक्चर, यानी उसमें क्या है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंस के माहिरीन हैं, जी, देखिए सारी UAE की मार्केट में इस वक्त जो पाकिस्तानी फाइनेंसेस माहिरीन है उसमें पाकिस्तानियों का एक बड़ा शोबा है। नंबर 2, पाकिस्तान का जो टेलीकॉम सेक्टर है, जो सर्विसेज बहुत सेक्टर में strong आता है, है। वो बहुत स्ट्रांग है। अभी बिल्कुल। वो 5th जनरेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दुनिया के बहुत सारे ममालिक में बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का नादरा जो है वो दुनिया में अफ्रीका उसको तक पहुंच गया अफ्रीका अभी में एमुलेट किया जा रहा है। जी, अच्छा, ये सर्विसेज सेक्टर हो गया। उसके बाद पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री है ना, वो वर्ल्ड लीडिंग है, जी, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वर्ल्ड लीडिंग है। वर्ल्ड लीडिंग पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री है, और पाकिस्तान की जो डिजिटल बैंकिंग है वो बहुत सारे अच्छे दुनिया की डिजिटल मार्केट्स को मैच कर रही इसी है। तरह डॉक्टर और सर्जन्स, इसी तरह पाकिस्तान के मेडिकल डॉक्टर्स हैं, सर्विसेज के लोग हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं कि पाकिस्तान की नॉलेज इंडस्ट्री, वाह। जो IT के इसमें जरा ग्रेजुएट्स focus हमारे के पास knowledge। मौजूद हैं। हाँ, नॉलेज होगा तो हम ग्रो नॉलेज होगा तो हम ग्रो हम भारत का मुकाबला भी कर Yes. सकेंगे। जी, तीसरी बात ये देखिए, पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड लीडिंग है। दुनिया के बहुत थोड़े ममालिक हैं जो डिफेंस प्रोडक्शन में अब इतना तो हम आगे हैं। JF थंडर भी सेल कर रहे हैं। JF7 थंडर और बहुत सारे हैं जो शायद मैं मीडिया में आपके साथ शेयर ना कर सकूं, बट वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंटरनेशनल मार्केट एंड पीपल रिस्पेक्ट इट। मीडियम एंड लॉन्ग रेंज ट्रेडिशनल वेपन्स जी, के बाद, बिल्कुल। JF17 थंडर को मैं गया हुआ था इंडिया में कॉन्फ्रेंस के लिए। जी। वो आजकल वो कॉन्फ्रेंस बड़ी पॉपुलर हो गई है, आई डोंट वांट टू नेम हियर। तो वहां पे मुझे एक ब्रिटिश डिप्लोमेट मिले और उन्होंने ये कहा कि यू हैव डन ए ग्रेट अचीवमेंट। जब JF17 थंडर नया नया आया था, तो मैंने कहा व्हाट इज दैट? तो उन्होंने कहा यू हैव मेड ए पुअर मैन्स F16। वाह, पुअर मैन्स F16, वाह कमाल। यानी कोई 30% इकोनॉमिकल जेट है। हाँ। यस, 30% ऑफ द वैल्यू ऑफ द F16। परफॉर्मेंस वही है F16, परफॉर्मेंस वही है, वाली, लेकिन पावर उसकी उतनी ज्यादा है। अब ये देखिए ये कितना बड़ा कमाल का ब्रांड एक नेम है, ब्रांड पाकिस्तान, लाइन है। चीन का ये कमाल शाहकार है, कमाल JF शाहकार, 17। हम बेच रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों को बेच रहे हैं। कुछ हमें पता है, कुछ हमें नहीं पता है। हमारे बहुत सारे मालिक शामिल हैं। कहीं तो किसी जगह पे मार्केटिंग हो रही है। ये हमारा चौथा पॉइंट। और 5th अगेन हमारा कल्चर है और हमारा टूरिज्म है। जी। ये 5 के ऊपर कंटेंट बनाएं और धड़ाधड़ मार्केट में फेंकें। इतना बड़ा सोशल मीडिया पड़ा हुआ है, और आप देखें परसेप्शन कैसे इंडिया का change कैसे सोशल मीडिया के जरिए मुकाबला हो सकता सर है? ऐसे ही होगा ना। वो अपनी पॉजिटिव फेंकते हैं। देखिए हमारी अब क्रिकेट है। जी। क्रिकेट पाकिस्तान की दुनिया की नंबर 1 टीम है। अभी आज ही रिप्लेस हुई है, इंडिया ने नंबर 1 उसको रिप्लेस किया आज उन्होंने, कल जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। लेकिन पाकिस्तान इन नंबर 1 है वनडे क्रिकेट में, और नंबर 2 है उसमें T20 क्रिकेट में। हम सारा दिन उनकी टांगे खींचते रहते हैं। तो आपको लतीफ़ा पता ही होगा कि पाकिस्तानी जो है वो टांगे खींचने में सबसे आगे। वी डू नॉट सेलिब्रेट अवर क्वालिटी। ये मैं बड़े दर्द दिल से कह रहा हूँ, क्वालिटी को सेलिब्रेट करना। क्वालिटी को सर हम सारा दिन इंक्लूडिंग अवर मीडिया जी। सारा दिन हम नोहागरी करते रहते हैं, मरसिया खानी करते हैं सुबह से मायूसी लेकर शाम फैलाते तक। हैं। हाँ, जो नौजवान है वो बेचारा परेशान हो रहा होता है। इतने पॉजिटिव्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें खबरें हैं। बहुत हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मीडिया के लिए बैड न्यूज इज गुड न्यूज। बैड न्यूज इज गुड न्यूज। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वक्त बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट है, तो कुछ ये बताइए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ ले गए UN जनरल असम्बली में, और ये जो सारे नुक्ते आपने बयान किए उन्हें सब चीज़ें वहाँ कॉर्पोरेट लीडर्स भी मिले, कौंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस में भी खिताब, UN जनरल असम्बली में भी खिताब। तो एक तो निगरान वज़ीर आज़म है, लेकिन उन्होंने बहुत मौसर तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा आलमी बरादरी के सामने पेश किया। तो आप समझ सकते हैं कि आलमी बरादरी कन्विंस हुई। कुछ SIFC का भी जिक्र किया उन्होंने, इन्वेस्टमेंट का, अपॉर्चुनिटी, और दूसरी बड़ी शुस्ता अंग्रेजी थी उनकी। जी माशाल्लाह, वो एलोक्वेंट तो बहुत हैं जी। और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के नैरेटिव को रिप्रेजेंट किया वहाँ पर, मैं बयानिया इस्तेमाल नहीं जी, करूँगा, बिल्कुल, लफ्ज़ narrative, बहुत हाँ। ज़्यादा हो गया। जिस तरह पाकिस्तान के नैरेटिव को प्रेजेंट किया और पाकिस्तान के मसाइल भी बताए जी। कि देखिए और पाकिस्तान इंडिया को जो भी है, ट्रूली एक्सपोज जी, किया। जो पाकिस्तान में वेदर से रिलेटेड या उससे रिलेटेड है कि पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे, जी। और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी थी वो उन्होंने उस तरह से पूरी नहीं की जिस तरह से करनी चाहिए थी। हम तो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं एनवायरनमेंट के एक खराब समिट होने में। फाइनेंसिंग फॉर समिट डेवलपमेंट फाइनेंसेस भी हुई है। तो ये एक अच्छे स्टेप्स हैं, बट अगेन कम्युनिटी को आप ये देखिए जैसे एक आपकी सोसाइटी या मोहल्ला होता है। जी। अगर आपके घर दाने हैं तो आपके कमले भी सियाने सियाने हैं। हैं।
अगर आप घर में परेशानी का शिकार हैं और गुफ्तगू आप बहुत अच्छी वो फरमाते हम हैं, घंटों तक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ चूंकि आप माशाल्लाह कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हैं, कुछ 2 जुमलों में बताइए शॉर्टकट इकोनॉमी को हमने इस्तेकाम देना है। देखिए रिफॉर्म्स तो हैं ही हैं। देखिए सबसे पहले है हमें अपना गवर्नेंस स्ट्रक्चर बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ स्पेशल पर्पसेस व्हीकल के इदारे मौजूद हैं, लेकिन उनको भी हमने स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट्स को देने की बजाय ब्यूरोक्रेसी के रेड टेपिज्म के हवाले कर दिया। हमारे बड़े शानदार इदारे हैं, लेकिन हम उनको भी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब। देखें, वापडा जैसा इदारा दुनिया में एमोल्यूट हुआ है, वासा जब बना था दुनिया में उसकी कॉपी बनी है, नादरा है, हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर है, हमारी मोटरवे पुलिस है। जी कमाल की है बस। स्पेशलिस्ट जो है ना, उसका काम स्पेशलिस्ट को करने दें, ठीक है। नंबर 2, गवर्नेंस के कामों को ग्राउंड तक लेकर जाएं। वो कहते हैं कि ऑल प्रॉब्लम्स आर लोकल प्रॉब्लम्स। आपके घर में क्या मसाइल हैं? आपके यहाँ बिजली का मसला है, गैस का मसला है, पानी का मसला है, सैनिटेशन का मसला है, बच्चे की स्कूल का मसला है, हेल्थ का मसला है। ये सारे लोकल इश्यूज हैं और लोकल लोगों को उसको सॉल्व करना चाहिए। एंड फाइनली, फिट पर्सन फॉर द जॉब। फिट पर्सन, द राइट पर्सन फॉर द जॉब। राइट, और नहीं, राइट नहीं मैं कहूँगा, फिट पर्सन होना चाहिए। अच्छा, फिट पर्सन। राइट रॉन्ग तो बड़े निकल आते हैं। कॉम्पिटेंट। हाँ, कॉम्पिटेंट। देखिए जो करप्शन है वो कम ज्यादा हो सकती है, उसका इशारिया ऊपर नीचे हो सकता हाँ, है, लेकिन अगर बंदा नलायक है ना, तो फिर तबाही तबाही है। पे तो उसका कोई इलाज नहीं है। नाज़रीन, अगर इनकॉम्पिटेंट यानी इंतहाई नाअहल अफराद जो हैं वो पॉलिसी बनाएंगे, तो फिर यकीनी तौर पे हम जितनी एफर्ट्स कर लें पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की, वो नहीं हो सकेंगी। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से लेके तमाम तर अफराद जो उनकी टीम का हिस्सा थे, उन्होंने बड़े मौसर अंदाज में पाकिस्तान के नैरेटिव को उजागर किया, और यही अपॉर्चुनिटीज़ और मौक़े हैं कि हम अपने अंदर इसलाह करके इंडिया के दहशत गर्दाना जो चेहरा है उसको ट्रूली एक्सपोज कर सकते हैं और आलमी बरादरी में अपनी स्पेस बना सकते हैं। और एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल गौरी साहब और ब्रिगेडियर वकार हसन साहब, आप दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगले इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।